वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होगी हमारी BPCC 111 की यूनिट 9 मनोग्रस्ती बाध्यता और संबंधित विकार। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मनोग्रस्ती बाध्यता विकार OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऐसा मनोरोग विकार जिसका शायद बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है और जिसमें शोधकर्ता की अत्यधिक दिलचस्पी रही है कि आप बार बार हाथ धोना चाहते हैं ताकि आप साफ सुथरे रहे। आप अपने कमरे की चीज़ों को साफ सुथरा रखना चाहते हैं और अगर चीज़ें अपनी जगह से गायब हो तो नाराज़ महसूस करते हैं। जब आप घर से निकलते हैं तो आपको ये रहे कि बाथरूम का गीजर स्विच छूट रहेगा। आप तनाव महसूस होने पर अपने सिर को खुजाने और खरोचने की ज़रूरत महसूस होती है। आपने नाखून क्यूटिकस और आसपास के क्षेत्रों में त्वचा छिल जाती है। हम में से कई लोगों में इन चीज़ों का अनुभव किया होगा या कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा कब माना जाए कि इन कारणों से चिंतित हुआ जाए और इन पर काबू पाने के लिए पेशेवर सहायता ली जाए। इस इकाई में मनोग्रस्ती बाध्यता और उनसे संबंधित विकारों का अवगत होंगे। OCD को पहले दुश्चिंता विकार माना गया, हालांकि DSM-5 में इसे मनोग्रस्ती बाध्यता एवं संबंधित विकार OCRD नामक समूह में के तहत वर्गीकृत किया गया। OCRD के विकारों में ऐसा समूह शामिल है जिसमें उनकी मनोविकृति में बाध्यता की प्रमुख विशेषता अनिवार्य रूप से विद्यमान होती है और दुश्चिंता की बाध्यता लक्षणों से कोई कार्यात्मक संबंध नहीं होती है। शरीर डिस्फॉर्मिस विकार, ट्रिकोटिल्मोनिया, त्वक छेद और संचयी विकार OCRD निर्मित करने वाले विकार में शामिल है। तो इसमें अरुण की कहानी दी हुई है। ये एक ऐसा विकार होता है जिसमें आपको एक तरीके का भय या एक तरीके की चिंता या एक तरीके का ऐसा रूटीन हो जाता है जो बहुत खतरनाक बन जाता है आगे चलते चलते चलते, और इससे वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले जो चीज़ है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी तरीके कोई भी चीज़, अपने माता पिता का मृत्यु का डर हो सकता है, किसी चीज़ को सजा कर रखने का एकदम चस्का हो सकता है, वो चीज़ गड़बड़ाए तो एकदम आपा खो देना और एकदम अलग रूप से बात करना और एकदम बुरा मानना, गुस्सा आना। मनोग्रस्ती बाध्यता विकार OCD में अवांछित दखलकारी और दोहराव वाले विचारों, छवि और आग्रह की उपस्थिति होती है। मनोग्रस्तियों से संबंध संकट को बेहतर करने या कुछ आशंका वाली स्थिति में होने और रुकने के लिए बाध्यकारी व्यवहार में के साथ होते हैं। ऊपर एक केस स्टडी दिया है, आप उसको पढ़ सकते हो और उससे समझ सकते हो कि उस लड़का को कैसे ये लगा कि उसके माता पिता मर सकते हैं। तो वो बार बार उनको चेक करता है, उनको फ़ोन करता है, उनसे साथ रहता है और उनके मृत्यु का डर उसे बना रहता है। अपने परिजनों की मृत्यु को लगातार बार बार आने वाले दखलकारी विचार, उनके मन के अपशब्दों को आना, भगवान को गाली देने के विचार, ये सभी ऐसी विभिन्न प्रकार की मनोग्रस्तियाँ हैं जिससे अरुण पीड़ित था। ठीक है, ऊपर वही केस स्टडी। प्रकृति के अनुसार मनोग्रस्तियों में विभिन्न प्रकार के रूप हो सकते हैं, जैसे कि वो अपने अनुभव करने वाले व्यक्तियों के लिए अत्यधिक परेशान करने में समक्ष विचार, आवेगों छवियों के रूप में हो सकती है। ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाना उस चीज़ के प्रति, अपने सामान को हमेशा ध्यान से रखना, अपने माता पिता को किसी भी चीज़ से हो उस चीज़ों से ज़्यादा लगाव होना, ज़्यादा उसकी केयरिंग करना, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, जैसे कि अरुण के वित्तार्थ में देखा, उसकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी क्योंकि वो माता पिता पे सब समय ध्यान दे रहा था। उसने अपना सामाजिक संपर्क कम कर दिया, वो बाहर नहीं जा रहा था क्योंकि उसके माता पिता को उसको लगता था कि बाहर जाए और हो सकता है कुछ घटना घट जाए, अजीब जैसा महसूस हुआ। और परिवार के साथ उसने वार्तालाप भी तनावपूर्ण हो गया कि नहीं आप ये नहीं करोगे, ये चीज़ ऐसा नहीं करोगे, हर चीज़ को वो बांध के रखना चाहता था। विभिन्न प्रकार की मनोग्रस्तियाँ और बाध्यता होती है। मनोग्रस्तियाँ होती है जो वो संदूषण, आक्रामक, यौन, जमाखोरी, बचत, धर्म, समरूपता, दैहिक विविध, ये सब टाइप की होती है। किसी चीज़ को बचाना, धर्म को संभालना, समरूपता होना, दैहिक विविध और संदूषण, आक्रामकता, यौन, ये सब होती है। बाध्यता होती है सफाई, धुलाई, ये चीज़ मेरी है, सफाई हम करेंगे। छानबीन, हमेशा खोजते रहना किसी चीज़ को। दोहराई जाने वाली क्रिया पद्धति, हर चीज़ को दोहराना। व्यवस्थित, क्रमबद्ध करना, गणना, जमाखोरी, संग्रह करना, विविध। ठीक है, OCD रोगी में शायद ये पता होता है कि मनोग्रस्ती की बाध्यता दोनों ही तर्कहीन है, इसलिए हमें इन्हें ईगो डायस्टोटिक या कुछ अवांछित जैसा कहते हैं। OCD के निदान वाले व्यक्तियों के बीच इसकी गैर समान व्यापकता पाई जाती है, जो मनोग्रस्तियों के विभिन्न प्रदर्शनों की विशेषता है। यह पाया गया है कि OCD निदान वाले लगभग आधे से अधिक लोग संदूषण से संबंधित
और मनोग्रस्ती मौजूद होती है और इसे मनोग्रस्ती के अन्य प्रदर्शनों में सर्वाधिक अक्षमकारी माना जाता है। व्यापकता, शुरुआत की उम्र में लैंगिक अंतर। विश्व भर में ओसीडी की महिलाओं में लगभग 1.5% और पुरुषों में लगभग 1% व्यापकता का अनुमान है। अमेरिका के वयस्कों के लिए 2.3% के रूप में इस अनुमान थोड़ा अधिक है। भारत में किशोरों का अनुमान लगभग 0.8 है और वयस्कों में 0.5 है से 3 के बीच है। भारत में ओसीडी की कम उम्र में शुरुआती और यौन मनोग्रस्ती और जमाखोरी छूने की जरूरत वाले दोहराई जाने वाली कार्य पद्धतियों और बाधाओं में से जोड़ा गया है। तो तुम लोग को विश्वास नहीं होगा कि हम भी एक ओसीडी वाले पर्सन से मिले हुए का मतलब सामने से नहीं, जस्ट थोड़ा सा चैट हुई है हमारी उनसे इंस्टाग्राम पे। तो रुग्णता ओसीडी में के लिए उपचार की मांग करने वाले रोगियों में अवसाद की दुश्चिंता विकार सबसे आम रुग्णताई पाई जाती है। ध्रुव विकार, टिक विकार, शरीर डिस्फॉर्मिस विकार, ट्रिमोनिया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस और त्वचा छिद्रन विकार आदि सामान्य 6 रुग्णों में शामिल है। तो जब बता देते हैं तुम लोग को, जिनको हमसे बात हुई उनको ये था कि उनको ये लगता था कि वो दूसरों को हार्म पहुंचा सकती है, इसलिए वो हमेशा शांत रहती थी, अलग थलग पड़ी रहती थी, घर में बहुत कम बातचीत करती थी, लोगों से मिलती कम थी, क्योंकि वो उनको ऐसा उनके माइंड में सेट हो गया कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है कहीं ना कहीं। और जिससे उनको ये बात हुई कि बहुत समय तक उनका 2 साल वेस्ट हुआ, फिर बहुत ट्रीटमेंट चला और फिर 2 साल बाद वो कॉमन हुई। ठीक है। मनोग्रस्ती बाध्यता विकार के रोग हेतुक तो कारक और कारण होते हैं जो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आनुवंशिक होती है कि पहले ही से कुछ चीज़ें संक्रमित हुई हो, कारक होता है। और कुछ क्या बोलते हैं जेनेटिक्स आते ही है, क्या बोलते हैं जीन में कोई प्रॉब्लम हो, तंत्रिका जैविक तंत्र किसी न्यूरोट्रांसमीटर में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी ओसीडी में भूमिका पाई जाती है। इसका लूप हालांकि उस प्रणाली और कॉपर्स स्ट्रिएटम के माध्यम से जोड़ता है जिनमें प्रणाली के भीतर गतिविधि की मात्रा नियंत्रित होती है। ठीक है। मनोगतिक मॉडल फ्रेंड ने ओसीडी के विकास के गुण पर पीड़न, विकासात्मक अवस्था के स्थिरीकरण और प्रतिगमन में के परिणाम स्वरूप पाया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि यह परिस्थितिकरण और प्रतिगमन शैलावस्था में सख्त शौचालय प्रशिक्षण का संभावित परिणाम था। लंबी चौड़ी कहानियां हैं अलग अलग लोगों की। व्यवहारात्मक मॉडल ओसीडी में व्यवहारात्मक मॉडल को समझने के लिए मोवर के भय और परिवार के 2 चरण मॉडल का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। ओसीडी के व्यवहारात्मक विकास के लिए इसके बराबर रहने को समझने और मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण मॉडल में से एक है। मोवर ने प्रस्तावित किया कि पारंपरिक अनुकूलन प्रक्रिया के माध्यम से उद्दीपकों का भय हासिल किया जा सकता है। उनके मॉडल में 2 चरण हैं, जहाँ पहले चरण को तटस्थ उद्दीपन किसी अन्य गैर अनुकूलित उद्दीपन से जुड़कर अनुकूलित उद्दीपन बना सकता है। मॉडल का दूसरा चरण के बरकरार रहने की व्याख्या करता है। उसका मानना था कि ऐसा क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, अर्थात पलायन और परिहार से संबंधित व्यवहार। ठीक है। संज्ञात्मक मॉडल साल्कोवस्की का संज्ञात्मक व्यवहार सिद्धांत। साल्कोवस्की ने दखलकारी विचारों का मूल्यांकन का प्रस्ताव रखा और मूल्यांकन मात्र विचारों के ही नहीं बल्कि उनके बाधाओं के कारण के रूप में मूल्यांकन का प्रस्ताव दिया। तो अलग अलग लोगों का सिद्धांत है, हमने पहले भी आपको बोला है, संज्ञात्मक मॉडल और व्यवहारात्मक मॉडल, और ऊपर क्या था अभी व्यवहारात्मक मॉडल और आनुवंशिक कारक। ये सब चीज़ों को याद कर लो, उसका बेस क्या रहता है, चीज़ों को कैसे क्रिएट किया जाता है, जिससे कि आप हमेशा से किसी का भी आंसर आराम से क्रिएट कर सकते हो। मनोगस्ती बाध्यता, संज्ञान कार्य समूह मॉडल, ये सब जो मॉडल्स है, मेटा संचालन मॉडल, ये सब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ओसीडी में। परिवार की भागीदारी, परिवार को हमेशा संयम रहना चाहिए, ये नहीं कि जो चीज़ में है उस चीज़ों के प्रति और आक्रामक हो जाए, बच्चों को गलत तरीके से समझाए या अलग तरीके से उसकी परेशानी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ओसीडी में दैनिक कामकाज की कई रुकावटें आ सकती है जिससे पूरे परिवार को परेशानी हो सकती है। ओसीडी में पारंपरिक समंजन उन परिवर्तनों से संदर्भित करता है जिन्हें परिजन व्यवहार में शामिल
करते हैं ताकि ओसीडी पीड़ित व्यक्ति के संकट को कम करने की में सहायता की जा सके। यह व्यवहार दीर्घकालिक बाध्यकारी क्रिया पद्धतियों में लगने वाले समय को कम करने में व्यक्ति की सहायता करने पर लक्षित है। ठीक है, मनोगस्ती बाध्यता विकार का उपचार। तो सीबीटी संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा बीटी और सीबीटी को अक्सर ओसीडी के प्रबंधन से पहली पंक्ति को महत्वपूर्ण उपचार के रूप में देखा जा सकता है। यह चिकित्सा संपर्क और प्रतिक्रिया बचाव के साथ साथ रोगियों द्वारा उनकी मनोग्रस्ती और बाध्यताओं से संबंधित उनकी मान्यताओं को चुनौती देने पर केंद्रित है, जिसमें कुछ का उल्लेख ऊपर संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य में किया गया है। और फिर होता है हमारा दवा अध्ययन से पता चलता है कि चयनात्मक सेरोटोनिन रेप अपटेक इनहिबिटर्स ओसीडी के उपचार में दुश्चिंता प्रबंधन में प्रभावशाली है। शरीर डिस्फॉर्मिस विकार। कभी आपने आईने में देखा ये सोचा मेरा माथा इतना लंबा है, मेरी नाक बहुत टेढ़ी है, मेरे मुहासे बदबूदार है, मेरी आंखें बहुत बड़ी या छोटी है, मेरे दांत बाहर निकल रहे हैं, मेरे बाल कितने भद्दे हैं, काश मैं सुंदर दिखती। खैर, हम सभी ये सोचते हैं, हम में से बहुत से लोग इसमें के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते और हमने कि हम कैसे दिखते हैं और अपने भारी रूप और रंग को बेहतर करने या बदलने की उम्मीद करते हैं। हालांकि आप इस तरह की व्यवहार में कितनी बार संलग्न हुए हैं? क्या आप अब कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसे व्यवहार में संलग्न है और प्रत्येक समय ऐसे विचारों में डूबा रहता है। क्या ये कष्टदायक होगा? बहुत कष्टदायक होगा। ये कैसी स्टडी है जिसको आप पढ़ सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। तो शरीर डिस्फॉर्मिस विकार BDD का वर्तमान संप्रत्यय उनके उल्लेखों के अनुरूप है और इनमें रंग रूप के बारे में अत्यधिक सोच विकार, छिटपुट खामियों के बारे में अनुपातित रूप से अत्यधिक चिंताओं सहित अत्यधिक आत्म जागरूकता होने के साथ साथ उनमें कल्पित दोषों के बारे में अत्यधिक और पुनरावृत्ति दुश्चिंता उत्तेजक विचार शामिल है। BDD रोग अक्सर बार बार शीशे के सामने अपनी मीन रेख निकालने में व्यक्त रहते हैं और वे अपने रंग को दूसरे की तुलना में करते हैं कि रणबीर कपूर कितना अच्छा है, आलिया भट्ट कैसी है। ये सब बकवास चीज़ें हैं। जैसे हो बहुत अच्छे हो, ऐसे ही रहो और बस अंदर की खूबसूरती पे काम करो। चेहरा में कुछ नहीं रखा है, दांत टेढ़ा हो या सीधा हो या दो दांत हो या एक दांत गायब हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसा होता है शरीर प्रतिक्रियाकर्षण हमें कोई पसंद नहीं करता, इसलिए हम ऐसे हैं, हमसे कोई लोग बात नहीं करते, हमारी दोस्ती के कारण टूट जाती है क्योंकि हमें ये सब चीज़ें हैं। हम उन चीज़ों को नहीं बदल सकते जो चीज़ें है, लेकिन उन चीज़ों में सुधार कर सकते हैं और वो धीरे धीरे होता है और बहुत अंतर नहीं समझ में आता कि क्या बदल रहा भी है नहीं बदल रहा है। और ये सब चीज़ सोचने में भी बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है। व्यापकता, शुरुआत की उम्र और लैंगिक अंतर कि किस उम्र में ये सब होता है, कैसा अंतर और किस चीज़ों पे होता है। लड़कियों की स्किन अलग होती है और लड़के ये सोचते हैं कि ऐसा चीज़ें उनको पसंद आता तो ये चीज़ करें और लड़की यह सोचती है ऐसा बकवास चीज़ें हैं। सहरुग्णता विकार से जुड़ी शर्म के कारण BDD को अक्सर कम रिपोर्ट किया गया है। यह निदान कम किया जाता है क्योंकि लोग ये मानते ही नहीं है कि खराब दिखता है और यही परेशानी हम एक डॉक्टर के पास लेके जाए, सर हमें ख़राब दिखता है और हमें ऐसी ऐसी मनोग्रस्ती हो गई है, चलो हमें ठीक कर दो। तो वो तुम्हारा चेहरा ठीक करेगा, तुम्हारा मनोविकार ठीक करेगा, वो कैसे समझ जाए। और हो सकता है तुम यही सोच के रखी हो कि तुम्हारा मनोविकार चेहरे से हो और चेहरा ठीक होने के बाद ही वो ठीक हो कि अब हम सुंदर दिखने लग गए, तो अब हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे या ये चीज़। तो इसके तंत्रिका जैविक मॉडल है जिसमें BDD में एल्गीमेडिया और इंसुला इतनी सही नंबर पर न्यूरो एंटाटोमिकल संरचनाएं शामिल है। पाया गया कि ये कायिक संवेदी कॉन्टेक्स्ट और घाव के कारण प्रतिकीन की क्षति होती है, जबकि दाएं टेम्पोरल लोब में घाव लोगों उनके दृश्य संबंधी अभाव अनुभव करने और मूड बदलाव का अनुभव करने और शरीर छवि से संबंधित विकारों का सृजन के प्रति जिम्मेदार है। व्यवहारात्मक मॉडल ऐसा पाया गया कि व्यक्ति के रूप रंग से जुड़ी परिस्थितियां के अनुभव के सकारात्मक प्रबलन और BDD के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि फलाना इंसान सुंदर है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। हर लोग कहीं ना कहीं से कम है और वो इंसान को पता है वो कहाँ से कम है,
उस चीज़ों को छोड़ के आगे की चीज़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। BDD का संज्ञानात्मक मॉडल ऐसी घटनाओं को महत्व देता है जहाँ लोग स्वयं को सौंदर्य वस्तु के रूप में देखना शुरू करते हैं। स्वयं को दर्पण में देखना अक्सर ट्रिगर के रूप में कार्य करता है, जिसके बाद वह किसी व्यक्ति के रूप रंग में आत्म अनुभव, मानस चिंतन और रूप में वर्णित किया जाता है कि वो इंसान जैसा हमारा होता तो हम ऐसे होते, वैसे होते, हमारे साथ ऐसा 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 होता। BDD के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा BDD के लिए CBT को वयस्कों के लिए प्रभावी माना गया। यह उपचार रोगी और उसकी शरीर की छवि के रूप में निर्धारित किए गए कर्षण परिस्थिति और प्रति उनके आत्म मूल्यांकन संज्ञात्मक पूर्वाग्रह संरक्षा व्यवहार और परिहार को समझने का प्रयास करने के पर केंद्रित है। BDD के लिए दवा, तो इसके लिए भी दवा कौन सी है? यह हालांकि BDD का लक्षण खराब हो जाता है या लंबे समय तक बरकरार रहते हैं, क्योंकि फार्माकोथेरेपी की सिफारिश की जाती है, जिसके मध्यम और गंभीर BDD के इलाज में अक्सर अवसादरोधी दवा सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बस 2 ही विकार है, सारांश आ गया है। वीडियो भी लंबा चौड़ा हो गया है। आगे की वीडियो और पीछे की वीडियो से देखते रहिएगा और प्लेलिस्ट से जुड़े रहिएगा। वीडियो कैसी रही और किसी तरीके का कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और किसी भी तरीके का कोई सुझाव भी देना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं गाइस हम लोग यूनिट 10 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। जाते जाते चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।